मनहूस मारी, करम जली, ये वो अल्फाज थे जो वो अपने बचपन से सुनती आई थी। अब तो उसे ये सब कुछ सुनने की जैसी आदत सी हो गई थी। पहले वो ये अल्फाज सुनकर खूब रोती थी, खुद को कोसती रहती थी, मगर अब जैसे ये अल्फाज उसके ऊपर कोई असर नहीं छोड़ते थे। उसे लगता था जैसे वो वक्त के साथ साथ बेगैरत और ढीठ हो गई है, और ये वो अल्फाज थे जो उसने खुद के लिए चुने थे, मगर ये उसकी खाम ख्याली थी। रात होते ही जैसे ही वो अपने सारे कामों से फारिग होती थी, उसे दिन भर अपनी ज़ात पर किया गया हर सितम याद आने लगता था, और फिर उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती। वो कभी घुटनों में सर दिए खूब रोती, तो कभी अपने तकिए पर लेटकर उसे लिपट कर रोने लगती, मगर इस सूरत भी उसके दिल को सुकून नहीं मिलता था। जैसे ही रात गहरी होती जाती, उसके दिल का दर्द भी बढ़ता जाता। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके चेहरे पर निशान बनाते हुए शायद उसके गाल पर पड़े थप्पड़ के निशानों को मिटाने की कोशिश करते रहते थे, मगर वो अपनी इस कोशिश में नाकाम ठहरते थे। उसके गुलाबी गालों पर पड़े उंगलियों के निशान मजीद दहकने लगते, और फिर जाने कब रात की किसी पहर उसकी आंख लग जाती, उसे मालूम नहीं होता। सुबह मुंह अंधेरे उसकी ताई अम्मी उसके सर पर खड़ी उस पर इस तरह से चीख रही होती थी, जबकि अभी कुछ देर पहले ही तो उसकी आंख लगी थी। महारानी की नींद ही नहीं खुलती। सुबह जब तक इसे उठाओ नहीं, ये उठती नहीं है, जबकि जानती भी है सुबह सवेरे घर में कितने काम होते हैं। रखशंदा बेगम की आवाज़ें उसे ख्वाबों की दुनिया से हकीकत में ला पटकती, और अपनी आंखें मलते हुए वो उठ बैठती और सीधा किचन का रुख करती थी। सबसे पहले सारे घर वालों के लिए नाश्ता तैयार करती, और नाश्ते में उसे हर किसी की पसंद का ख्याल रखना ज़रूरी होता था, वरना सुबह सवेरे एक नया मुहाज खुल जाता। 2-3 घंटा नाश्ता बनाने के लिए वो हलकान होती रहती। घर में उस समय 6 अफराद थे, मगर उन 5 अफराद की जिम्मेदारी इसके कंधों पर थी। हर कोई उसे अपना गुलाम समझकर उसके साथ बुरा बर्ताव करता, क्योंकि उसके लिए इस घर में स्टैंड लेने वाला कोई नहीं था। ताया बाप अपने बिजनेस के मामले में उलझे रहते, उन्हें घर से और घर के मकीनों से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि हानिया उसके सगे भाई की औलाद थी, फिर भी वो उसके साथ गैरों सा बर्ताव करते थे। वो उसी बिजनेस को संभाल रहे थे जिस कारोबार को खड़ा करने के लिए उनके छोटे भाई ने सर धड़ की बाजी लगा दी थी, मगर जिंदगी उनके साथ वफा ना कर सकी। वो लोग एक हादसे में इस दुनिया से चले गए। हानिया उस रोज़ घर पर ही थी जब उसके माँ बाप की मैयतें उसके सामने लाई गई थी। उसके बाद हानिया कितने रोज़ तक कुछ कह ही ना सकी। वो बस टुकर टुकर घर की दीवारों को घूरती रहती थी। रखशंदा बेगम ने चंद रोज़ तो हानिया का ख्याल रखा, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, इस घर में हानिया का वजूद उन्हें बोझ लगने लगा। रखशंदा बेगम ने एक रोज़ हानिया को खाला को घर बुलाया और उनसे कहा, मैं अब मज़ीद हानिया की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। मेरे भी 2 बच्चे हैं, ऊपर से घर भर का काम भी मुझे ही करना पड़ता है। रखशंदा बेगम ने हानिया की खाला से कहा था, जबकि हानिया की खाला खामोशी से उनकी शक्ल देख कर रह गई। इसीलिए तुम हानिया को अपने साथ ले जाओ, वैसे भी वो तुम्हारी मरहूम बहन की बेटी है, तुम इसका ज़्यादा बेहतर तरीके से ख्याल रख सकती हो। रखशंदा बेगम अपने लहजे में दुनिया जहान की मिठास समोए हुए बोली थी, जैसे वो बहुत भारी दिल से हानिया को उन्हें साथ ले जाने की इजाज़त दे रही हूँ। हानिया की खाला जहाँ दीदा खातून थी, वो पल भर में ही रखशंदा बेगम का मकसद समझ गई थी। रखशंदा बेगम हानिया को इस घर से निकाल कर खुद पूरी जायदाद पर कब्जा करना चाहती थी, ताकि उनके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो सके। बाजी, मैं हानिया को यहाँ से नहीं ले जा सकती, ये इसका घर है, इसके बाप का घर है। मैं क्यों इस बच्ची को इस घर से दरबदर करूं? और वैसे भी हानिया समझदार है, अपने काम खुद कर सकती है, आपको इसकी फिक्र में इतना हलकान होने की ज़रूरत नहीं। हानिया की खाला ने नरम मगर जताते हुए लहजे में कहा। रखशंदा बेगम ने घूर कर उनकी तरफ देखा, और वैसे भी बच्चे अपने घर में ही सुकून से रहते हैं, यह हानिया का घर है, वो यहाँ ज़्यादा सुकून से रहेगी। हानिया की खाला ने अपनी जगह से उठते हुए कहा था, और हानिया को ढेर सारा प्यार करके वो वहाँ से लौट आई थी। वो हानिया को अपने साथ लाना चाहती थी, मगर वो अपनी सास की वजह से मजबूर थी।
وہ جانتی تھی ان کی ساس کبھی بھی اس بن ماں باپ کی بچی کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کریں گی۔ وہ ایک نیا محاذ نہیں کھولنا چاہتی تھی، اس لیے دل پر پتھر رکھ کر وہاں سے لوٹ آئیں۔ مگر انہوں نے ہانیہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے ملنے آتی رہیں گی، مگر زندگی کی مصروفیات نے ان کا یہ وعدہ پورا نہیں ہونے دیا۔ ہانیہ پسینے میں بھری گھر میں داخل ہوئی تھی۔ وہ روز کالج سے پیدل گھر آتی تھی۔ یہ بھی اس پر رخشندہ بیگم کا احسان تھا کہ انہوں نے اسے کالج جانے کی اجازت دی ہوئی تھی، ورنہ ان کا بس چلتا تو وہ ہانیہ کو گھر سے نکلنے نہ دیتی۔ پھر جانے کیا سوچ کر تایابا نے اسے کالج جانے کی اجازت دے دی، مگر رخشندہ بیگم کی طرف سے اجازت بس اس شرط پر ملی تھی کہ ہانیہ کالج جانے سے پہلے گھر کا سارا کام کر کے جائے گی۔ ہانیہ کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ اسے آگے پڑھنے کی اجازت مل رہی تھی، اس سے زیادہ اسے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اس لیے وہ روز ہی صبح منہ اندھیرے اٹھ جایا کرتی۔ سب سے پہلے کچن میں جا کر سب کے لیے ناشتہ تیار کرتی، اس کے بعد پورے گھر کی صفائی کرتی، اور پھر وہ جلدی سے تیار ہو کر کالج پہنچتی تھی۔ اسے اس سب کے درمیان میں ناشتہ کرنے تک کا وقت نہیں مل پاتا تھا، مگر اس گھر میں کسی کو اس کی پرواہ ہی کب تھی؟ سب کو بس اسی بات کی پرواہ تھی کہ ان کا سارا کام وقت سے ہو جانا چاہیے۔ ہانیہ تھکی ہوئی گھر میں داخل ہوئی تو رخشندہ بیگم لاؤنج میں ہی صوفے پر غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ ہانیہ کو دیکھ کر وہ اس پر بری طرح برس پڑی۔ میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ کالج جانے سے پہلے پورے گھر کی صفائی کر کے جایا کرو، آج پھر سدرا کے روم کی صفائی نہیں کر کے گئیں؟ اس کا موڈ بری طرح خراب ہے۔ میری بچی بغیر ناشتہ کیے یونیورسٹی گئی۔ اگر ایسے ہی تم کام چوری کرتی رہیں تو میں تمہیں کالج جانے نہیں دوں گی۔ رخشندہ بیگم نے کڑے تیوروں سے ہانیہ کو دیکھتے انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے کہا۔ پل بھر میں ہی ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، جنہیں اس نے بمشکل پلکیں جھپکا کر اپنے اندر انڈیلا۔ ہانیہ سر جھکائے وہاں سے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اب کہاں جا رہی ہو مہارانی؟ پہلے اپنا بیگ یہاں رکھو اور اس کے کمرے میں جا کر صفائی کرو، وہ آتی ہی ہوگی۔ رخشندہ بیگم نے ہانیہ کو دیکھتے نفرت سے کہا۔ ہانیہ نے اپنے کندھے سے بیگ اتار کر وہیں صوفے پر رکھ دیا اور سدرا کے کمرے میں صفائی کرنے چلی گئی، یہاں تک کہ اسے 2 گھونٹ پانی پینے کے بھی نصیب نہ ہوئے تھے، جبکہ باہر اس قدر گرمی تھی کہ اس کی حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے، جنہیں وہ مشکل سے روکے ہوئے تھی۔ وہ جلدی جلدی سدرا کے کمرے کی صفائی کر کے کچن میں آئی تھی تاکہ کچھ کھا سکے۔ بھوک سے اس کے پیٹ میں بل پڑ رہے تھے۔ ابھی وہ کچن میں آ کر اپنے لیے کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈ ہی رہی تھی جب معصومہ کچن میں آئی۔ اس نے تنقیدی نظروں سے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ ہانیہ، بہت گرمی ہے، جلدی سے میرے لیے جوس بنا دو۔ معصومہ نے ایک ادا سے اپنے چاک جھٹکتے ہوئے ہانیہ سے کہا۔ ہانیہ نے گردن گھما کر معصومہ کی طرف دیکھا، جو صرف اپنے نام سے ہی معصوم تھی، ورنہ اس میں معصومیت والی کوئی بات نہیں تھی۔ ہانیہ محض ضبط کر کے رہ گئی۔ اسی اثنا میں رخشندہ بیگم بھی کچن میں آئی۔ انہوں نے گھور کر اپنی بہو کی طرف دیکھا تھا، جس کی دوپہر کے 3 بجے صبح ہوئی تھی اور اب وہ جوس پینے کی فرمائش کر رہی تھی۔ ہانیہ، پہلے دوپہر کا کھانا چڑھا دو، رات کا سارا کھانا ختم ہو چکا ہے، تمہارے تایا ابا گھر آتے ہی ہوں گے۔ رخشندہ بیگم نے اپنی بہو کی وہاں موجودگی کو سرے سے نظر انداز کیا۔ معصومہ نے اپنے ماتھے پر تیوریاں لاتے ہوئے اپنی ساس کو گھور کر دیکھا۔ آپ کو سنائی نہیں دیا کہ میں نے پہلے ہانیہ سے جوس بنانے کو کہا ہے؟ معصومہ نے بھی بڑے چھوٹے کا لحاظ کیے بغیر کہا تھا۔ رخشندہ بیگم نے گھور کر اس کی سمت دیکھا۔ اگر وہ لوگ ہانیہ کو سکون سے نہیں رہنے دیتے تھے تو وہ لوگ خود بھی سکون سے نہیں تھے۔ دونوں ساس بہو کی ایک لمحے کے لیے نہیں بنتی تھی۔ معصومہ اپنی ساس کی بالکل عزت نہ کرتی اور نہ ہی رخشندہ بیگم اس کا ذرا سا لحاظ کرتی۔ اکثر ان دونوں کی بحث ہوتی رہتی تھی۔ ہانیہ نے بے بسی سے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ ہمیشہ کی طرح وہ ان دونوں کی بحث میں پس جائے گی۔ ہانیہ، جوس بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ۔ معصومہ ہانیہ کو حکم دے کر وہاں سے چلی گئی۔ رخشندہ بیگم جانے کتنی ہی دیر تک بکتی جھکتی رہی، مگر معصومہ پر اس بات کا کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔
मासूमा रक्षांदा बेगम के इकलौते बेटे शामिर की बीवी थी। उन्होंने खुद अपनी मर्जी से शामिर और मासूमा की शादी करवाई थी। शामिर तो इस शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं था, मगर रक्षांदा बेगम के सर पर अमीर खानदान की बहू लाने का भूत सवार था। वो मासूमा को ब्याह कर इस घर में ले आई थी, मगर मासूमा को भी अपने रुपए पैसे का बहुत गरूर था। वो अपनी सास और शौहर को किसी खातिर में नहीं लाती थी। इसी वजह से रक्षांदा बेगम जिस बहू को इतने चाव से ब्याह कर लाई थी, अब अपनी किस्मत को कोसती हुई नजर आती। शामिर भी मासूमा की आदत की वजह से बहुत परेशान था, मगर वो भी इस रिश्ते में बंध कर मजबूर हो गया था। चंद रोज से मासूमा की तबीयत खराब थी, मगर मासूमा ने इस बारे में किसी को नहीं बताया था। शामिर ऑफिस जाने के लिए घर से निकला तो मासूमा भी अपना बैग उठाकर घर से निकल गई। उसने कभी भी रक्षांदा बेगम को अपने आने जाने के बारे में खबर देना ज़रूरी नहीं समझा था, इसलिए आज भी उसने रक्षांदा बेगम को इत्तला देनी ज़रूरी ना समझी और घर से निकल खड़ी हुई। कुछ देर बाद वो लेडी डॉक्टर के सामने बैठी थी। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मुबारक हो, आपके घर खुशखबरी है। लेडी डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए मासूमा को उसकी माँ बनने की खबर दी थी, मगर इस खबर ने मासूमा के पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी। वो हरगिज़ भी इस बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती थी। इस वजह से वो बेहद नाखुश थी। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर, मैं ये बच्चा नहीं चाहती। मासूमा तकरीबन चीख पड़ी। लेडी डॉक्टर ने हैरानी से अपने सामने बैठी लड़की को देखा। आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? डॉक्टर ने हैरानगी से मासूमा से पूछा। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, मासूमा ने लठमार अंदाज में कहा। आपकी शादी को 4 साल हो गए हैं, मगर आप फिर भी ये बच्चा नहीं चाहती। आप जानती हैं कितने ही जोड़े बे औलाद इस आस में बैठे हैं, वो इस खुशखबरी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। लेडी डॉक्टर ने मासूमा को समझाने की कोशिश की थी, मगर मासूमा शायद कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थी। डॉक्टर, मैं ये बच्चा नहीं चाहती, आपको मेरा अबॉर्शन करना पड़ेगा, मासूमा ने डॉक्टर से कहा, जबकि सामने बैठी डॉक्टर ने ज़ब्त से मासूमा को देखा और उसे एक बार फिर से समझाने की कोशिश की, मगर वो तो कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं थी। उसकी बस एक ही रट थी कि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए। आखिरकार उसकी जिद से मजबूर होकर डॉक्टर उसका अबॉर्शन करने पर तैयार हो गई थी। मासूमा दोपहर तक अपने कमरे में मौजूद थी। घर में किसी को भी इस बात की कानों कान खबर ना हुई। मासूमा इससे पहले भी एक हमल ज़ाया करवा चुकी थी, जबकि शामिर इस सब से बेखबर था। मासूमा नढाल सी अपने कमरे में लेटी थी जब शामिर ऑफिस से थका हारा अपने कमरे में दाखिल हुआ। मासूमा, प्लीज़ मेरे लिए कप चाय बना दो, मेरे सर में बहुत दर्द है। शामिर ने सोफे पर बैठकर अपने जूते उतारते हुए मासूमा को मुखातिब किया। मासूमा ने करवट लेकर शामिर को घूर कर देखा। मैं इस घर में तुम्हारी नौकर नहीं लगी हूँ जो तुम ऑफिस से घर आओ और मुझ पर हुक्म चलाने लगो। अगर तुम्हें चाय पीनी है तो खुद जाकर बना लो या हानिया से कह दो। मासूमा ने इंतहाई बदतमीजी से शामिर को जवाब दिया। शामिर ने ज़ब्त से मासूमा की तरफ देखा। वो उससे हमेशा ही इतनी ही बदतमीजी से बात करती थी। उसे तो इस बात का भी लिहाज नहीं था कि शामिर उसका शौहर है। वो कम से कम अपने शौहर की ज़रूरियात का ख्याल रख ले। शामिर गुस्से से उठकर कमरे से निकल गया, क्योंकि वो जानता था कि मासूमा से बहस करना बेकार है। शादी से लेकर आज तक मासूमा का रवैया शामिर के साथ ऐसा ही था। वो उस पर अपने बाप की दौलत का रोब जमाते नहीं थकती थी। शामिर गुस्से में बिफरा हुआ अपने कमरे से बाहर आया। रक्षांदा बेगम किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गई हुई थी। शामिर किचन में आया तो हानिया रात के खाने की तैयारी कर रही थी। मेरे लिए कप चाय बना दो, शामिर ने हानिया को मुखातिब करके सर्द लहजे में कहा। हानिया ने पलटकर शामिर की तरफ देखा। हानिया को खुद को इस तरह से नासमझी से देखते पाकर शामिर को गुस्सा चढ़ा। इस तरह से मेरा मुंह क्या देख रही हो? तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें चाय बनाने का कह रहा हूं। शामिर ने मासूमा का गुस्सा हानिया पर उतारा था। हानिया का दिल सहम सा गया। उसने खौफजदा नज़रों से शामिर की तरफ देखा। अक्सर ऐसा ही होता था।
جب بھی شامیر اور معصومہ کی لڑائی ہوتی شامیر اپنا غصہ ہانیہ پر اتار دیتا۔ میں بنا دیتی ہوں، ہانیہ نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں جواب دیا اور جلدی سے چائے کا پانی چولہے پر چڑھا دیا۔ ہانیہ کے ہاتھ شامیر کی کچن میں موجودگی کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ شامیر نے بھی اس کے کانپتے ہاتھوں کو بغور دیکھا اور پھر ایک گہری نظر ہانیہ پر ڈالی، جس کا چہرہ گرمی کی تمازت سے سرخ پڑا ہوا تھا۔ لمبے بال گرمی کی وجہ سے جوڑے کی صورت میں بندھے ہوئے تھے۔ میری چائے لاؤنج میں لے کر آ جانا۔ شامیر ایک گہری نظر ہانیہ کے وجود پر ڈال کر کچن سے نکل گیا۔ وہ اس وقت ذہنی سکون چاہتا تھا جو اسے معصومہ کے پاس کسی صورت نہیں مل سکتا تھا۔ وہ کافی دیر تک لاؤنج میں ہی بیٹھا رہا، وہیں اس نے اپنی چائے پی۔ آخرکار وہ یوں ہی بیٹھے بیٹھے اوب گیا تھا تو اٹھ کر واپس اپنے کمرے کی جانب گیا۔ شامیر کمرے میں داخل ہوا تو معصومہ گہری نیند سو رہی تھی۔ شامیر نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سونے کا وقت نہیں تھا۔ شامیر کو فکر ہوئی کہیں معصومہ کی طبیعت خراب نہ ہو۔ شامیر دھیرے سے اس کی جانب گیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اس کا بخار چیک کیا۔ معصومہ کو بخار نہیں تھا۔ شامیر ٹھنڈی سانس بھر کر پلٹ گیا، الماری کھول کر اس میں سے اپنے کپڑے نکالنے لگا، مگر شامیر کو الماری میں سے اپنی مطلوبہ شرٹ نہیں ملی تھی تو اس نے معصومہ کی الماری کو کھول لیا۔ اسی اثنا میں اس کے قدموں میں الماری سے نکل کر ایک فائل گری تھی۔ شامیر اسے اٹھانے کے لیے نیچے جھکا اور اسے اٹھا کر واپس رکھنے لگا، مگر اسی اثنا میں اس فائل میں سے ایک پیپر باہر نکلا تھا جس پر آج کی تاریخ درج تھی اور صبح 11 بجے کا وقت بھی لکھا ہوا تھا۔ شامیر نے الٹ پلٹ کر اس فائل کو دیکھا تو وہ فائل کسی ہاسپٹل کی تھی۔ شامیر کو حیرانی ہوئی، معصومہ آج ہسپتال گئی تھی اور اسے کچھ بھی خبر نہ ہوئی۔ شامیر نے بلا ارادہ ہی فائل کو کھول کر دیکھا اور پھر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس فائل میں معصومہ کی ابارشن کروانے کی رپورٹس تھی۔ شامیر کا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ وہ حیرانی اور بے یقینی سے کبھی سوتی ہوئی معصومہ کو دیکھتا تو کبھی اس فائل میں موجود رپورٹس کو دیکھ رہا تھا۔ شامیر جیسے جیسے مزید رپورٹس دیکھ رہا تھا اس کے سر پر آسمان ٹوٹتا ہی جا رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی معصومہ ابارشن کروا چکی تھی۔ شامیر بے اختیار صوفے کو تھامتا ہوا بیٹھا۔ اس کے پیروں میں کھڑے رہنے کی سکت ہی ختم ہو چکی تھی۔ شامیر نے بے اختیار گہرا سانس بھرا۔ غصے سے اس کے دماغ کی رگیں پھٹ رہی تھیں۔ وہ اگلے ہی پل اپنی جگہ سے اٹھا اور غصے میں معصومہ کی جانب بڑھا۔ اس نے سوتی ہوئی معصومہ کا بازو پکڑ کر اسے ایک ہی جھٹکے سے اٹھا کر اپنے سامنے بٹھایا۔ معصومہ نے نیند سے بمشکل آنکھیں کھول کر شامیر کی طرف دیکھا اور اسے اپنا بازو چھڑوایا۔ کیا بدتمیزی ہے شامیر، تمہیں تمیز نہیں؟ معصومہ نے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے پھنکارا تھا۔ شامیر اپنے ہاتھ میں موجود فائل میں سے رپورٹس نکال کر معصومہ کے منہ پر ماری تھی۔ کیا ہے یہ سب؟ تم 2 بار ابارشن کروا چکی ہو اور مجھے کانوں کان خبر نہیں ہوئی؟ شامیر حلق کے بل چیخا۔ اب کی بار معصومہ کی نیند بھی اڑ گئی تھی۔ اس نے اپنی گود میں پڑی رپورٹس کی طرف دیکھا جس پہ صاف ظاہر تھا کہ شامیر کو سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ معصومہ نے بے اختیار تھوک نکلا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ جواب دو مجھے۔ شامیر کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ معصومہ کو جان سے مار دے، کیونکہ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے تھا۔ معصومہ نے اس کی آہنی گرفت سے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے کہا۔ شامیر نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ان دونوں کی آوازیں سن کر گھر کے سبھی لوگ ان کے کمرے میں جمع ہو گئے تھے۔ رخشندہ بیگم کچھ دیر پہلے گھر میں داخل ہوئی تھی اور گھر میں داخل ہوتے ہی انہیں شامیر کے چیخنے چلانے کی آوازیں آئی تھیں، مگر انہوں نے اس لڑائی کو بھی معمول کی لڑائی سمجھ کر نظر انداز کر دیا، کیونکہ ان دونوں کی لڑائیاں اس گھر میں روز کا معمول بن چکی تھیں۔ مگر آج تو جیسے ان دونوں کی لڑائی رک ہی نہیں رہی تھی۔ غصے کے مارے شامیر کا دماغ کھول رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ شامیر نے غصے سے ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ مارا اور سب کچھ زمین پر گرا دیا۔
रक्षंदा बेगम अपने दिल पर हाथ रखती हुई अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उन्होंने दहल कर शामिर के कमरे की तरफ देखा। ताया अब्बा भी अपने कमरे से निकल आए थे। वो दोनों शामिर के कमरे की तरफ गए, जबकि हानिया सर झटक कर खाना टेबल पर लगाने लगी। उसे इनकी लड़ाइयों से कोई सरोकार नहीं था। शामिर, क्या हो गया है? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? रक्षंदा बेगम ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कमरे की बिखरी हुई हालत की तरफ देखा और फिर बेड पर इत्मीनान से बैठी मासूमा को देखा। शामिर ने अपने माँ बाप को देखा और एक लम्हे के लिए थम सा गया। आप जानती हैं इस औरत ने क्या किया है? शामिर एक बार फिर से हलक के बल धाड़ा और अपने माँ बाप को मासूमा की हरकत के बारे में बता दिया, जबकि दोनों अपने मुंह पर हाथ रखे हैरानी से कभी मासूमा को तो कभी शामिर को देख रहे थे। उन्हें भी अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मासूमा जानते पूछते ये सब कैसे कर सकती थी? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और ना ही मैं कभी तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। मासूमा भी तन कर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तो तुमने मुझसे शादी की ही क्यों? अगर तुम्हें मेरे साथ यही सब करना था तो पहले ही इस शादी से इनकार कर देती। शामिर भी बिगड़ कर उस पर चिल्लाया। मासूमा ने गुस्से और नफरत से शामिर की तरफ देखा और फिर अपना बैग निकालकर उसमें अपने कपड़े रखने लगी। मैं अब इस घर में 1 मिनट नहीं रहूंगी, मासूमा ने अपना सामान पैक करते हुए कहा और अपना सामान पैक करके उठाकर कमरे से निकल आई। हानिया ने हैरानी से मासूमा को कमरे से निकलते देखा था। वो अपना सामान लेकर निकल गई थी, जबकि घर में सन्नाटा छा गया था। शामिर ने शिकायती नज़रों से अपनी माँ की तरफ देखा। रक्षंदा बेगम ने भी उससे नज़रें चुरा ली थी। मासूमा को घर से गए 1 हफ्ता हो गया था। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। कोई भी शामिर से इस बारे में बात नहीं कर रहा था, जबकि शामिर सुबह का गया रात गए घर आता। हानिया के कॉलेज की छुट्टी हो गई थी। वो कॉलेज से घर जाने के लिए बाहर आई जब उसने कॉलेज के बाहर शामिर की गाड़ी को खड़े देखा। शामिर गाड़ी के बोनट से टेक लगाए हानिया का इंतजार कर रहा था। हानिया को देखकर उसने इशारा करके उसे अपनी सिमत बुलाया। हानिया ने बेइंतहा हैरानी से शामिर की तरफ देखा। शामिर उसे कभी भी कॉलेज से लेने नहीं आया था। हानिया अपने दिल को मजबूत करते छोटे छोटे कदम उठाती शामिर की तरफ गई और सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। गाड़ी में बैठो, शामिर ने तहक्कुम भरे लहजे में कहा। हानिया की आंखें हैरत से फैली थी। नहीं, मैं खुद घर चली जाऊंगी, हानिया ने इर्द गिर्द देखते हुए कहा, जैसे रक्षंदा बेगम खड़ी उसे घूर रही हूँ। वो जानती थी अगर रक्षंदा बेगम को इस बात की खबर लग गई कि हानिया शामिर के साथ घर आई है तो रक्षंदा बेगम जाने हानिया का क्या हाल करेंगी। मैंने जितना कहा है उतना करो, मुझसे बहस करने की ज़रूरत नहीं, शामिर ने बिगड़ते हुए लहजे में कहा और हानिया का हाथ थामकर उसे लेकर पैसेंजर सीट की तरफ बढ़ा और एक हाथ से दरवाज़ा खोलकर हानिया को गाड़ी में बैठा दिया। हानिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा था। शामिर खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और तेज़ी से गाड़ी आगे बढ़ा दी और फिर उसने घर जाने वाली सड़क पर मोड़ने के बजाय गाड़ी दूसरी जानिब मोड़ ली। हानिया ने सांस रोककर उसे गाड़ी मोड़ते देखा था। ये हम कहाँ जा रहे हैं? घर तो इस तरफ है। हानिया बुरी तरह परेशान हो गई। उसे इस वक्त सिर्फ ताई अम्मी और उनके गुस्से की परवाह थी। उनके गुस्से के बारे में ही सोच सोच कर उसका दिल बुरी तरह हौल रहा था। शामिर उसे जाने कहाँ लेकर जा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद शामिर ने एक जगह पर गाड़ी रोकी और खुद गाड़ी से उतरकर बाहर आया और घूमकर हानिया की तरफ का दरवाज़ा खोला। एक बार फिर से उसने हानिया का हाथ थामा और उसे गाड़ी से उतारा। इससे पहले हानिया उससे कुछ पूछती, वो हानिया को अपने साथ लिए अंदर बढ़ा। वो हानिया को अपने दोस्त के फ्लैट में लेकर आया था और हानिया को एक कमरे में बिठाकर वो कमरे से निकल गया था। हानिया हैरानी से इर्द गिर्द देख रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और छलकने को बेताब थी। कुछ देर बाद शामिर दोबारा से कमरे में आया।
हानिया उसे देखते ही अपनी जगह से खड़ी हुई। शामिर भाई, ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? हानिया ने घबराए हुए लहजे में शामिर से पूछा। कुछ देर में हमारा निकाह है, बगैर कोई शोर शराबा किए इस निकाह के लिए हामी भर लेना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शामिर ने सर्द लहजे में हानिया को धमकाया था। शामिर की बात सुनकर हानिया ने पहले तो नासमझी से शामिर को देखा, और फिर जब शामिर की बात हानिया की समझ में आई तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकली और उसकी आंखें हैरत से फैल गई। वो बेयकीनी की कैफियत में खड़ी शामिर को देख रही थी। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझसे निकाह कैसे कर सकते हैं? हानिया ने लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा था। हानिया, मैंने जितना कहा है बस उतना करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, शामिर बिगड़े हुए तेवर से कह रहा था। हानिया बुरी तरह रोने लगी। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दें, वरना ताई अम्मी बहुत गुस्सा होंगी। हानिया ने शामिर के सामने हाथ जोड़ दिए, मगर शामिर उस वक्त उसकी कोई बात सुनने के लिए राजी नहीं था। मैं सबको संभाल लूँगा, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, इस बार शामिर ने नरम लहजे में कहा था। लेकिन शामिर भाई, मैं आपसे निकाह क्यों कर सकती हूँ? ये गलत है। मासूमा भाभी मुझे छोड़ेंगी नहीं। खौफ से हानिया की जान निकली जा रही थी। उसे ठंडे पसीने आने लगे थे और हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने तुमसे कहा है ना, तुम्हें किसी के बारे में परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। शामिर का लहजा नरम था, मगर उसके लफ्ज़ों की ठंडक को हानिया ने अपनी रूह में उतरता हुआ महसूस किया था। हानिया के इनकार को शामिर ने कोई अहमियत नहीं दी थी। वो उसे ज़बरदस्ती निकाह कर चुका था। हानिया बुरी तरह से बेबस होकर रह गई। ताई अम्मी के रद्द अमल का सोचकर उसकी रूह कांप रही थी। वो अच्छे से जानती थी कि ताई अम्मी उसे जान से मार डालेंगी और उन्हें इस बात का कोई अफसोस भी नहीं होगा। शामिर जिस वक्त हानिया को अपने साथ लिए घर पहुंचा था, उस वक्त असर की अजानें 4 सू गूंज रही थी। शामिर हानिया का हाथ थामे उसे अपने साथ लेकर घर में दाखिल हुआ। हानिया अब तक घर नहीं पहुंची थी, जिसकी वजह से रखशंदा बेगम गुस्से में भरी हुई बैठी थी। पहली बार हानिया इतनी देर से घर आई थी, मगर उसे शामिर के साथ देखकर रखशंदा बेगम बुरी तरह ठुठक गई। उनकी नज़रें शामिर के मजबूत हाथों में कैद हानिया के हाथ पर गई, जिन्हें वो मुसलसल छुड़ाने की कोशिश में हलकान हो रही थी। ताया अब्बा भी उन दोनों को साथ देखकर चौंक गए थे। हानिया, तुम कॉलेज से इतनी देर से क्यों आई हो? रखशंदा बेगम ने हानिया से दुरुस्त लहजे में पूछा और साथ ही शामिर को भी मुखातिब किया। ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है? जबकि उनकी नज़रें अभी भी उनके हाथ पर टिकी हुई थी। हानिया डरी सहमी सी खड़ी थी। वो बार बार शामिर की पुश्त के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। शामिर ने एक नज़र हानिया के डरे हुए वजूद को देखा और फिर सामने खड़े अपने माँ बाप को देखा, जिनकी आंखें सवालिया निशान बनकर उसके वजूद से चिपकी हुई थी। शामिर ने ठंडी सांस भरी। मैं हानिया से निकाह कर चुका हूँ और अब ये मेरी बीवी है। शामिर ने उन दोनों की आंखों में आंखें डालते मजबूत लहजे में कहा। हानिया ने अजियत से अपनी आंखें मींच लीं। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे और दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी पसलियों का जाल तोड़कर बाहर निकल आएगा। जबकि वो दोनों सकते में चले गए थे। सबसे पहले रखशंदा बेगम होश में आई। शामिर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम होश में तो हो, तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? रखशंदा बेगम ने बुरी तरह से भड़क कर शामिर से कहा। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं हानिया से निकाह कर चुका हूं और यही सच है। अब ये इस घर में मेरी बीवी की हैसियत से रहेगी। आप लोग भी जितनी जल्दी इस हकीकत को कबूल कर लें, आपके लिए अच्छा होगा। शामिर किसी भी किस्म की लचक दिखाने को बिल्कुल तैयार नहीं था। शामिर, क्या जादू कर दिया है इस लड़की ने तुम पर, जो तुम इस लड़की के साथ निकाह करके आ गए? तुम जानते भी हो कि ये लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है।
मैं हरगिज़ भी इस रिश्ते को तस्लीम नहीं करूँगी। रखशंदा बेगम हलक के बल चीखी थी। हानिया कुछ देर शामिर की गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही थी। अब उसी ने मजबूती से शामिर का हाथ थामा हुआ था। अम्मी, हमारा निकाह हो चुका है, अब आप तस्लीम करें या ना करें इससे कुछ नहीं होता। हानिया मेरी बीवी है और यही हकीकत है। शामिर ने खुश्क लहजे में रखशंदा बेगम को आईना दिखाया था, जबकि रखशंदा बेगम का गुस्से के मारे बुरा हाल था कि शामिर की पीठ के पीछे छुपी लड़की की जान ले लें। मैं इस मनहूस मारी को नहीं छोड़ूंगी। पता नहीं कौन सा जादू करके मेरे बेटे को अपने कब्जे में कर लिया। रखशंदा बेगम गुस्से में भरी हुई हानिया की जानिब लपकी और उसका बाजू सख्ती से पकड़कर उसे अपने सामने लाने की कोशिश की, मगर उससे पहले ही शामिर ने उन्हें रोक दिया। अम्मी, अब आप इस पर हाथ नहीं उठा सकती। ये मेरी बीवी है और इसकी इज्जत करवाना मेरी जिम्मेदारी है। शामिर का लहजा मुस्तहकम था। रखशंदा बेगम अपनी जगह थम कर रह गई। शामिर ने हानिया को देखा था, जिसका चेहरा खौफ के मारे सफ़ेद पड़ गया था। यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके जिस्म से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। हानिया, तुम मेरे कमरे में जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। शामिर की बात सुनकर एक बार फिर से हानिया के सर पर आसमान गिरा था। शामिर उसे अपने कमरे में भेज रहा था। हानिया सुन सी खड़ी रह गई थी। हानिया, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? शामिर इस बार ज़रा सख्ती से हानिया से कह रहा था। हानिया बौखलाकर होश में आई और फौरन ही शामिर के कमरे की जानिब बढ़ गई। शामिर के कमरे के दरवाजे के बाहर पहुंचकर उसके कदम भारी हुए थे। उसने पलटकर शामिर को देखा। रखशंदा बेगम उसके पास खड़ी गुस्से और नफरत से इसे ही घूर रही थी। वो फौरन सर झुकाकर कमरे में चली गई। तुमने इस लड़की से निकाह क्यों किया, जबकि तुम जानते भी हो कि इस लड़की से नफरत करती हूं मैं? रखशंदा बेगम ने चीख कर शामिर से कहा। कमरे में बैठी हानिया का दिल उछल कर हलक में आ गया। वो बार बार अपने दोनों हाथों को मसल रही थी। आपकी इसी नफरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। शामिर ने दुख से अपनी माँ को देखते कहा। मैंने आपको मना किया था कि मुझे मासूमा से शादी नहीं करनी, मैं उसे पसंद नहीं करता, मगर फिर भी आपने ज़बरदस्ती मेरी शादी मासूमा से कर दी। और उस औरत ने 2 बार अपना अबॉर्शन करवाया। वो इस काबिल थी कि मेरे साथ सारी ज़िंदगी गुजार सके। शामिर ने दुख से रखशंदा बेगम की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखें भीगी हुई थी। मैंने आपसे कहा था कि मैं हानिया को पसंद करता हूँ, इसी से शादी करना चाहता हूँ, मगर आपको इस मासूम से बिला वजह का बैर था। हमेशा ही आपने उससे नफरत की, कभी आपने उसे इंसान समझा ही नहीं। आखिर इसने आपका क्या बिगाड़ा है? शामिर आज अपनी माँ के सामने खड़ा उनसे सवाल कर रहा था। शामिर ने जब रखशंदा बेगम के सामने हानिया के लिए अपनी पसंद का इजहार किया था और उनसे कहा था कि वो हानिया से शादी करना चाहता है, तो रखशंदा बेगम ने सारा घर सर पर उठा लिया था। उन्होंने साफ कह दिया था कि वो किसी भी कीमत पर शामिर की शादी हानिया से नहीं करेंगी। वो किसी यतीम लड़की को अपने बेटे की ज़िंदगी में नहीं लाएंगी। शामिर उनका इकलौता बेटा था। वो उसके लिए किसी ऊंचे घराने से बहू लाना चाहती थी और फिर वो मासूमा को शामिर की ज़िंदगी में ले आई थी, मगर शामिर उसके साथ एक रोज़ भी खुशी से नहीं बिता सका था, क्योंकि मासूमा ने कभी शामिर को अपने बराबर का समझा ही नहीं था। उसने हमेशा शामिर को अपने से नीचे देखा था। वो उसका शौहर था, मगर वो उसे नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। शामिर बाज़ औक़ात ज़ब्त करके रह जाता तो कभी गुस्से के मारे फट पड़ता और फिर शामिर और मासूमा की खूब लड़ाई होती थी। शामिर ने अपनी माँ की खुशी की खातिर मासूमा से शादी तो कर ली थी, मगर हानिया को अपने सामने देखकर उसके दिल से कसक नहीं जाती थी, इसलिए वो अक्सर अपना गुस्सा हानिया पर उतार दिया करता। आप भले इस लड़की से नफरत करती हैं जिसने आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा,
مگر میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور یہی حقیقت ہے۔ شامیر نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا تھا، جبکہ رخشندہ بیگم سن سی کھڑی شامیر کو دیکھ رہی تھی۔ آپ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ معصومہ کبھی میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنے ماں باپ کی وجہ سے مجبور ہو کر مجھ سے شادی کرنے کی حامی بھری تھی۔ اس کا میرے ساتھ حد تک آمیز رویہ دیکھ کر بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلیں؟ آپ کو کبھی احساس نہیں ہوا کہ آپ کا کیا گیا فیصلہ کتنا غلط ہے؟ شامیر پہلی بار اپنی ماں کے سامنے کھڑا انہیں ان کی غلطی بتا رہا تھا۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا، جبکہ آنکھیں نم تھیں۔ رخشندہ بیگم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ شامیر سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ دولت کی چمک دمک نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، وہ دیکھ کر بھی انجان بن رہی تھی۔ رخشندہ بیگم نے بے اختیار شامیر سے نگاہیں چرائی تھیں۔ امی، اب ہانیہ میری بیوی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہو جیسے آپ ہمیشہ اس کے ساتھ کرتی آئی ہیں۔ اب اس پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیجیے گا کہ وہ آپ کے بیٹے کی بیوی ہے اور اس کی محبت ہے۔ شامیر نے رخشندہ بیگم سے کہا تھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شامیر کمرے میں داخل ہوا تو ہانیہ سانس روکے کھڑی تھی۔ یقیناً وہ ان لوگوں کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ شامیر اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور اپنے سینے پر ہاتھ باندھے اطمینان سے اسے دیکھنے لگا۔ ہانیہ نے بھیگی ہوئی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ہانیہ نے شکایتی نظروں سے شامیر کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ میں نے کیا کیا؟ شامیر نے انجان بنتے ہوئے کندھے اچکا کر پوچھا۔ تائی امی مجھے جان سے مار دیں گی، یہ کہتے ہوئے ہانیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شامیر نے دکھ سے اپنے سامنے کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کو یوں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے آنسو اس کا کلیجہ چیر رہے تھے۔ وہ ہمیشہ سے اس کے سارے آنسو سمیٹ لینا چاہتا تھا، مگر اسے اس بات کا حق نہیں دیا گیا تھا، اور آج اس کے پاس سارے حق محفوظ تھے۔ شامیر نے آگے بڑھ کر بے اختیار اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کی پوروں پر چنا۔ ہانیہ، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ زبردستی نکاح کر کے غلط کیا ہے، مگر تم میرا یقین کرو، میرا یہ فیصلہ غلط نہیں ہے۔ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ معصومہ مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے کیونکہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، اور اب وہ کبھی بھی لوٹ کر میری زندگی میں نہیں آئے گی۔ شامیر نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن تائی امی مجھے کبھی بھی اس رشتے کی حیثیت سے قبول نہیں کریں گی۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ میں اس گھر میں رہوں۔ ہانیہ نے سسکتے ہوئے شامیر سے کہا۔ شامیر نے ایک بار پھر سے اس کے آنسو پہنچے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں اب کسی چیز کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شامیر نے اسے اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا۔ مگر آپ بھی تو مجھ سے نفرت کرتے تھے، مجھے ڈانٹتے تھے، مجھ پر غصہ ہوتے تھے۔ ہانیہ نے اس کے ہاتھوں کے پیالے سے اپنا چہرہ چھڑاتے ہوئے کہا۔ شامیر نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کی۔ ہانیہ، میں تم سے کبھی نفرت نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی تمہاری دولت کے لیے تم سے شادی کی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ امی کو ہمیشہ سے اس بات سے مسئلہ تھا کہ آدھی جائیداد تمہارے نام ہے، مگر میرا یقین کرو، میں اپنے حصے کی جائیداد بھی تمہارے نام لکھنے کو تیار ہوں۔ شامیر نے گہری نظروں سے اس کے سنے ہوئے چہرے کو دیکھتے کہا۔ میں جب بھی تمہیں اپنے سامنے دیکھتا تھا، میرے دل میں ہوک اٹھتی تھی کہ کاش تم میری زندگی میں شامل ہوتی تو میری زندگی کتنی خوبصورت ہوتی، اور اسی بات کا غصہ اور چڑچڑاہٹ تم پر اتر جاتی تھی۔ تم مجھے معاف کر دو۔ شامیر نے ہانیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ہانیہ نے نم نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے لیے اتنی جلدی اس رشتے کو قبول کرنا آسان نہیں تھا۔ اس کا دماغ اب تک شل تھا۔ رخشندہ بیگم اپنے بیڈ پر لیٹی خالی خالی نظروں سے چھت کو تکے جا رہی تھی۔ ایک ہفتہ پہلے ان کے شوہر کا انتقال ہوا تھا،
उस रोज के बाद से जैसे उनकी जिंदगी खाली सी हो गई थी। वो बस खामोशी से दीवारों को तकती रहती थी। सिद्रा शादी करके अपने घर की हो गई थी। ऐसे में हानिया ही उनको संभाल रही थी। रक्षंदा बेगम ने नम नजरों से सोफे पर बैठी हुई हानिया को देखा था, जिसकी गोद में उसका 2 साला बेटा बैठा खेल रहा था। रक्षंदा बेगम की आंखों में आंसू आ गए थे, मगर अब वो इतनी मजबूर हो गई थी कि खुद से अपने आंसू तक साफ नहीं कर सकती थी। हानिया ने रक्षंदा बेगम की आंखों से गिरने वाले आंसू को देखा और जल्दी से उठकर उनके करीब आ गई। ताई अम्मी, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताएं, आप रो क्यों रही हैं? हानिया बुरी तरह से परेशान हो गई, मगर रक्षंदा बेगम साकित नजरों से उसे देखते हुए रोए जा रही थी। इन 3 सालों में भी उन्होंने हानिया को परेशान करने में और उसे तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर जब से उन पर फालिज का अटैक हुआ था और उनका आधा धड़ नाकारा हुआ था, हानिया दिन रात उनकी खिदमत करने के लिए खड़ी रहती थी। रक्षंदा बेगम को हर लम्हे अपनी बेबसी का एहसास होता और साथ ही इस बात का एहसास भी होता था कि आखिर वो क्यों हानिया के साथ इतना जुल्म और ज्यादती कर गई। उनका ज़मीर उन्हें हर लम्हे कचौके लगाता था और वो इतनी मजबूर थी कि हानिया से माफ़ी भी नहीं मांग सकती थी, बस हानिया की शक्ल देखती रहती थी। ताई अम्मी, आप रोए नहीं, इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। हानिया ने उनके बराबर में बैठकर उन्हें तसल्ली दी थी। इसी असना में पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ आई थी। हानिया अपने 2 साला बेटे को संभालते हुए कमरे से बाहर निकली थी। रक्षंदा बेगम ने गर्दन मोड़कर खिड़की से बाहर देखा था। शामिर गाड़ी से उतर रहा था, जबकि उसका 2 साला बेटा लपक कर उसकी गोद में जाने की कोशिश कर रहा था। हानिया शामिर की किसी बात पर हंस रही थी। रक्षंदा बेगम ने इत्मीनान से अपनी आंखें मूंदी थी।